आजकल मार्केट में एक अलग ही लेवल का पैनिक चल रहा है। हर जगह बस यही चर्चा है कि इंडियन रुपी क्रैश होने वाला है और मार्केट में एक भयानक गिरावट आने वाली है। तो चलिए सीधे इस एक्सप्लेनेयर में चलते हैं और सिर्फ डेटा और फैक्ट्स के बेसिस पर इस पूरे डर का सच समझते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इस डर को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। हम डोमेस्टिक डेटा देखेंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजनल केस स्टडी पर नजर डालेंगे, करेंसी के मैकेनिक्स और ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेंड्स को समझेंगे और आखिर में कुछ हेजिंग स्ट्रेटजीज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस मार्केट क्रैश के डर का थोड़ा डीपली एनालिसिस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा आजकल ऐसी सेंसेशनल बातों की जैसे बाढ़ आई हुई है कि बस सब खत्म होने वाला है, रुपया 100 के पार चला जाएगा, बैंक्स डूब जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही पैनिक है जैसा हमने कोविड-19 के शुरुआती दिनों में देखा था। लेकिन अब थोड़ा डेटा पर ध्यान दीजिए। अगर हम एक थियोरेटिकल वर्स्ट केस सिनारियो भी मान लें और निफ्टी वापस अपने 2021 के बेस लेवल यानी 15,000 पर चला जाए, तब भी करंट 23,618 के लेवल से ये वो 50% का भयंकर क्रैश नहीं होगा जिसका डर मार्केट में फैलाया जा रहा है। अब यहां से एक नया एंगल देखते हैं। एक गिरती हुई करेंसी असल में मार्केट को कैसे इंपैक्ट करती है, इसके लिए एक पड़ोसी देश की केस स्टडी देखते हैं। अगर हम पाकिस्तान की रीसेंट इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखें तो वहां करेंसी डेप्रिसिएशन का एक एक्सट्रीम केस नजर आता है। पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 153 से गिरकर सीधा 300 के पार चला गया था। ये एक बहुत ही भारी गिरावट थी। पर अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। इस भारी गिरावट के बाद वहां के स्टॉक मार्केट में एक धमाकेदार रैली आई। कराची 100 इंडेक्स अपने 43,000 के बेस से रॉकेट की तरह उड़ा और देखते ही देखते 1,84,000 के मार्क को भी क्रॉस कर गया। तो इसका मतलब क्या है? हिस्टोरिकल डेटा हमें साफ साफ बताता है कि जब भी कोई करेंसी 10% से ज़्यादा गिरती है तो डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट अक्सर एक साल के अंदर रैली करता है। एक गिरती हुई करेंसी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इतनी सस्ती और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बनाती हैं कि वो आगे आने वाली मार्केट ग्रोथ के लिए गुलेल की तरह काम करती हैं, कोई डेथ सेंटेंस की तरह नहीं। अब आइए समझते हैं इसके पीछे के मैकेनिक्स। आखिर हमारा रुपया गिर क्यों रहा है? इस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफपीआई साइकिल को देखिए। ये एक लूप है। एफपीआई पहले रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग करते हैं जिससे टेम्पररी रूप से करेंसी वीक होती है। पर पता है इससे क्या होता है? यही कमजोरी डॉलर के टर्म्स में इंडियन एसेट्स को सस्ता कर देती है और उन्हीं फॉरेन इन्वेस्टर्स के वापस आने के लिए एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट बना देती है। इसे एक बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल के एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, अगर आपके घर का बिजली बिल अचानक किसी ऐसी फॉरेन करेंसी में आने लगे जो लगातार महंगी हो रही हो, तो बिल भरना मुश्किल हो जाएगा ना? इंडिया के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा है। हम अपना 80% से ज़्यादा ऑयल यूएस डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं। तो जब डॉलर महंगा होता है, हमारा फॉरेन रिजर्व तेजी से खर्च होता है और रुपया और ज़्यादा वीक हो जाता है। अब क्योंकि बात ऑयल इंपोर्ट्स की हो रही है तो क्रूड ऑयल और जियोपॉलिटिक्स के इस कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर हम डेटा पे गौर करें तो मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स के स्टार्ट में क्रूड ऑयल लगभग $70 पर था। वहां से उछलकर ये अभी करीब $103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्पाइक सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ और टेम्पररी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस की वजह से आया है। दुनिया का तेल खत्म नहीं हो गया है। सोर्स नोट करता है कि असल मैक्रो इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो रुकावट है और यूएस फेडरल रिजर्व ने जो इंटरेस्ट रेट कट्स स्लो कर दिए हैं, ये दोनों चीज़ें ग्लोबल ऑयल फ्लो को रोक रही हैं और यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं और प्रैक्टिकली यूएस को इन हाई ऑयल प्राइसेस और अपने डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ से काफ़ी फायदा हो रहा है। तो इस सब का बॉटम लाइन क्या है? असल में इन्वेस्टर्स को एक जेन्युइन मार्केट क्रैश की टेंशन तभी लेनी चाहिए जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस 120 से $130 की लिमिट को क्रॉस कर जाएं। उससे पहले की कोई भी गिरावट बस एक टेम्पररी पैनिक है। इन सब ग्लोबल प्रेशर्स को समझने के बाद आइए इस एक्सप्लेनर के फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट और हेजिंग स्ट्रैटेजीज। ऐसे वॉलेटाइल माहौल में अपने पोर्टफोलियो को मैक्रो इकोनॉमिक शॉक से बचाने के लिए हेजिंग एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये एक ऐसी ढाल है जहां आप एक ऑल्टरनेटिव एसेट में ऑपोजिट पोजीशन लेकर अपने मेन पोर्टफोलियो के पोटेंशियल नुकसान को कवर करते हैं। सोर्स में शार्क एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र किया गया है जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं।
यहाँ आप यूएस स्टॉक्स, मेटल्स और क्रूड ऑयल में ट्रेड करके डोमेस्टिक मार्केट के ड्रॉप्स के खिलाफ इफेक्टिवली हेज कर सकते हैं, और वो भी 0.016% जैसी एक्सट्रीमली लो मेकर फीस के साथ। यहाँ तक कि 30,000 रुपये रिफंड का एक 30-डे चैलेंज भी है। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इस पूरे डेटा से हमारे लिए क्या टेकअवेज निकलते हैं? सबसे पहला, डर के आगे झुककर अपने म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स को पैनिक में सेल ना करें। उसके बजाय मार्केट डिप्स में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा उठाएं। याद रखिए, ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज सिर्फ टेम्पररी सप्लाई प्रॉब्लम्स हैं, कोई परमानेंट कमी नहीं। अपनी इक्विटी पोजीशंस होल्ड करें ताकि जब एफपीआई वापस आए तो आप उस अपवर्ड रैली को मिस ना करें। आखिर में इस एक्सप्लेनर से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर से खुलेगा और ग्लोबल मार्केट में तेल वापस आएगा, तब क्या आप उस इकोनॉमिक बूम का फायदा उठाने के लिए तैयार होंगे, या फिर मार्केट के टेम्परेरी पैनिक में आकर अपनी सारी एसेट्स बिल्कुल बॉटम पर बेच चुके होंगे? चॉइसेस हमेशा डेटा पर बेस होनी चाहिए, डर पर नहीं।